नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा पिछले 3 महीनों में देश की प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द की कीमतों में करीब 10% की आई गिरावट। देश में खरीफ दालों का मौजूदा बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 7% से अधिक। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बीती 6 अक्टूबर तक देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिली। स्वच्छ पेयजल मिलने से ग्रामीणों के जीवन पर पड़ रहा है सकारात्मक प्रभाव। और केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने चेन्नई के पास मुत्तुकाडु प्रायोगिक स्टेशन में नए युग की झींगा उत्पादन प्रणाली पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। तीसरी झींगा फसल बीमा योजना का किया शुभारंभ। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। सरकारों ने दालों के खुदरा विक्रेताओं से थोक कीमतों में गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को देने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार ने कहा अगर वे बहुत ज्यादा मुनाफा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने दालों की कीमतों पर चर्चा के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रमुख संगठित खुदरा श्रृंखलाओं के साथ बैठक की। बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान प्रमुख मंडियों में तुअर और उड़द की कीमतों में औसतन लगभग 10% की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। उन्होंने बताया कि खरीफ दालों का मौजूदा बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 7% से अधिक है और फसल की स्थिति अच्छी है। और जल जीवन मिशन ने सफलता के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। मिशन के अंतर्गत बीती 6 अक्टूबर तक 11.95 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल से जल के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे इस सुविधा से लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या 15.19 करोड़ से अधिक पहुंच गई है, जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों का 78.58% है। इस मिशन ग्रामीण लोगों को उनके घरों में ही स्वच्छ पेयजल प्रदान करके उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है। जल जीवन मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को किया गया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल का कनेक्शन था। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य साल 2024 तक लगभग 16 करोड़ अतिरिक्त घरों को नल का जल उपलब्ध कराकर इस अंतर को पाटना है। इसके अलावा मिशन में मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना और 19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत सीधे लाभ पहुंचाना भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने चेन्नई के पास CIBA के मुत्तुकाडु प्रायोगिक स्टेशन में नए युग की झींगा उत्पादन प्रणाली पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तीसरी झींगा फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जॉर्ज कुरियन ने झींगा पालन उद्योग से इस नवीन उत्पादन प्रणाली को अपनाने और इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियंत्रित परिस्थितियों में खेती की जाने वाली झींगा प्रजाति एक सिद्ध वाणिज्यिक जलीय कृषि मॉडल रही है, जो 46,000 करोड़ रुपए तक की समुद्री खाद्य निर्यात आय में 70% का योगदान देती है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड और मत्स्य पालन विभाग जैसे निर्यात और मत्स्य पालन विकास संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ झींगा पालन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि रूरल डिमांड में वृद्धि देखी गई है और अर्बन डिमांड स्थिर है, जिससे सर्विस सेक्टर से मदद मिलेगी। Agriculture is going to provide a big boost this time. Rural demand is expected to maintain its momentum. Urban demand remains steady and will get support
from buoyant services sector. So if you put all these things together, I think it gives us, the number that we get is 7.2%. देखो अपना देश। पर्यटन मंत्रालय ने बीते मार्च में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके तहत लोग अपने पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान कर उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए 15 अक्टूबर तक वोट डाले जा सकते हैं। और क्या है पर्यटन मंत्रालय की ये पहल, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करना है, ताकि उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। वोटिंग के परिणामों के आधार पर प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय इसमें वोट करने वाले लोगों को एक खास पर्यटन स्थल की यात्रा जीतने का मौका भी दे रहा है। इस पहल के जरिए पर्यटन मंत्रालय सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मतदान के लिए पर्यटन स्थलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्यटन स्थलों को लेकर लोगों की धारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी वो है जहां कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए वोट कर सकता है। इसके तहत लोग जीवंत सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म जैसे अनदेखे अहम पर्यटन स्थलों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश/ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए वोट कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपने राज्य के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए वोट करने की लगातार अपील कर रही है। इससे इन स्थलों की देखरेख के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटक स्थलों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटक स्थलों के अलावा भी लोग देखना पसंद करेंगे। इस पहल के साथ पर्यटन मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है। आप भी आने वाले 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वोटिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करेंगे नवरात्रि की आदिशक्ति की आराधना की। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है।
माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान और छतरपुर मंदिरों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन पर कालरात्रि मां का वीडियो शेयर कर भक्तों के भयमुक्त जीवन की कामना की है। ओम देवी कालरात्रै नमः। एकवेणी जपा कर्णपूरा नागनाखरा स्थिता। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ज्वार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 7 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए। 8 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार का भाव 3,400 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की जसदण मंडी में 7 और 8 अक्टूबर को ज्वार के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। पोरबंदर मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो यहाँ 7 अक्टूबर को ज्वार 3,210 रुपए पर बिकी। 8 अक्टूबर को इसके सौदों में 485 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव हो गया 2,725 रुपए। राजकोट मंडी में बीते सोमवार को सफेद ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए, जो मंगलवार को बिना किसी उठापटक के 3,750 रुपए पर ही बना रहा। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालंदी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है, लेकिन इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जो टमाटर 40 से 50 रुपए किलो बाजार में मिलता था, अब उसकी कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरल जैसे कई और दूसरे राज्यों में भी टमाटर के भाव में बढ़त देखने को मिल रही है।
हालांकि कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां मंगलवार को टमाटर सौदे के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंचा। इन दिनों टमाटर के बढ़ते भाव का फायदा किसान उठा सकते हैं। टमाटर के हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 7 अक्टूबर को टमाटर का भाव 5,000 रुपए रहा। 8 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जिसके बाद भाव 5,000 रुपए पर ही बरकरार रहा। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई। 7 अक्टूबर को यहाँ टमाटर 4,000 रुपए पर बिका। 8 अक्टूबर को इसके सौदों में 1,500 रुपए की भारी उछाल देखने को मिली, जिसके बाद टमाटर का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुँचा। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते सोमवार को टमाटर का भाव था 7,400 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 300 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव हो गया 7,100 रुपए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 7 अक्टूबर को यहाँ टमाटर का भाव रहा 6,500 रुपए। 8 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 7,000 रुपए हो गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहां किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में किसान उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए ऐसे संक्रमित पौधों को खेतों से दूर फेंक दें। यहां संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए किसान जहरीला चारा बोतल में भरकर बागों में लटका दें। असम के किसान साली धान को पत्ती मोड़क के प्रकोप से बचाने के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। असम में किसान आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, सिंधुरी और कुफरी मेघा जैसी किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल, बैंगन और टमाटर के पौधों का रोपण कर लें। इनके लिए जमीन तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। मेघालय के किसान बाजरा को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मेघालय में किसान अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। मेघालय के किसान खीरा, कद्दू, लौकी और करेले की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहां इस मौसम में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। मेघालय के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे।
जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नायब सैनी अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए अपने वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह मशवरा कर सकते हैं। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा में लगातार जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की वापसी की कोशिशों को रोक दिया। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर कई अटकलें तेज हो गई हैं। विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और एनएलओ का गठबंधन चुनाव में असफल रहा। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर घटकर 1.82% पर आ गया। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि पहले उन्होंने कहा कि 4-5 निर्दलीय विधायकों ने बातचीत की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है वो इंडी गठबंधन के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक टल गई है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने अनुरोध कर हाई कोर्ट में सुनवाई टाली। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां की आराधना के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने फल, फूल और भोग चढ़ाकर देवी की आराधना की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक अनोखा पंडाल देखने को मिला। पंडाल की थीम में समाचार पत्रों की घटती पाठक संख्या को वापस लाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।